नमस्ते दोस्तों, आइए इस मॉड्यूल में हम बूस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने बैगिंग का कॉन्सेप्ट देखा और अब हम बूस्टिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो पहले तो हम बेसिक समझेंगे कि बूस्टिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका मोटिव क्या है। फिर हम बूस्टिंग की एक एल्गोरिथम को पढ़ेंगे जो कि आडा बूस्ट है। हम आडा बूस्ट को दो एग्जाम्पल से समझेंगे। हम आडा बूस्ट को विद रीसैम्पलिंग भी इम्प्लीमेंट करते हैं और आडा बूस्ट को विद रीवेटिंग भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आखिर बूस्टिंग है क्या। तो हमारा आइडिया क्या है कि हम एक बहुत ही अच्छा एक लर्नर या अपना मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना चाहते हैं। तो बूस्टिंग के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि अगर हमने पहला मॉडल बड़ा ही सिंपल बनाया तो हो सकता है वो कुछ सैंपल्स पे एरर दे रहा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो सैंपल्स उस सिंपल मॉडल के लिए डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो। तो हम इनको कह देंगे कि ये थोड़े से सैंपल्स हैं जो डिफ़िकल्ट सैंपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट मॉडल बनाएंगे जिनको हम कहेंगे कि वो ज़्यादा फोकस इन डिफ़िकल्ट सैंपल्स को दें, लेकिन नेक्स्ट मॉडल भी हमारा एक सिंपल सा मॉडल होगा। तो हम ये कहते हैं कि हम सीक्वेंशियली एक सीरीज़ ऑफ वीक लर्नर्स या सिंपल मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और बाद में उन सबकी इन्फ्रेंसिंग को किसी तरह कंबाइन करते हैं और कहते हैं कि अब हमने एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बना लिया। तो इसको हम कहते हैं कि हम कुछ वीक लर्नर्स को सीक्वेंशियली ट्रेन करेंगे और फिर एक ओवरऑल अच्छा सा लर्नर बना लेंगे जो कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल प्रेडिक्टर बन जाएगा। तो इसमें बूस्टिंग में भी हाइपर पैरामीटर्स आएंगे। अब हाइपर पैरामीटर्स क्या होंगे कि भाई आप कितने वीक लर्नर्स को ट्रेन करेंगे जो आप सीक्वेंशियली लगाएंगे, और दूसरा आपकी चॉइस ऑफ लर्नर क्या होगी। क्या आप सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज़ करेंगे, डिसीजन ट्री को यूज़ करेंगे, किस तरह के आप लर्नर्स के मॉडल्स को लेंगे। अब हम बूस्टिंग के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर एम्फसिस होता है कि जो आपके सैंपल्स, डेटा सैंपल्स, ट्रेनिंग के डेटा सैंपल्स जो कि पहले मॉडल ने एरर थ्रो किया हो, जिन पे ठीक से प्रेडिक्शन ना की हो, आप उनको ज़्यादा वेटेज देना चाहते हैं या कुछ उनके ऊपर ही फोकस करना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे देखते हैं? तो हम ये कहते हैं कि ये जो एम्फसिस है या ये जो फोकस है, हम इसको कैसे लाएंगे। हम दो तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला है रीवेटिंग और दूसरा है रीसैम्पलिंग। अब पहले रीवेटिंग को हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सपोज करिए कि आपके ट्रेनिंग डेटा में 10 डेटा सैंपल्स हैं। तो इनिशियली आप कहेंगे कि हर डेटा सैंपल का इक्वल वेट है, हर डेटा सैंपल इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस समय आप उनको इक्वली इंपॉर्टेंट सैंपल मानते हुए अपनी एल्गोरिथम को या अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को फीड करेंगे और जो भी एरर वगैरह निकलेगी उसको देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ये सिंपल लर्नर होगा और ये काफ़ी सारे हो सकता है सैंपल्स पे एरर दे। इसका मतलब है कि वो डेटा सैंपल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, एटलीस्ट ये लर्नर तो उनको देख नहीं पाया। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लर्नर जो बनाएंगे उससे पहले जो हमारे सैंपल्स जो कि ईजिली क्लासीफाई हो गए थे उनका वेट हम कम कर देंगे और जो डिफ़िकल्ट थे उनका वेट बढ़ा देंगे और अब दूसरे सिंपल लर्नर को देंगे जो कि अब इनको ज़्यादा फोकस करेगा। तो इस तरीके से हम इस एल्गोरिथम में इस तरीके से रीवेटिंग को हम यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरा है रीसैम्पलिंग। अब रीसैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? रीसैम्पलिंग में हम कहते हैं कि भाई इनिशियली सारे सैंपल्स की जो ट्रेनिंग के सैंपल्स हैं वो सब प्रेजेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं इनिशियली हमने पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट लिया, सारे सैंपल्स कंसिडर किए और एक तरीके से इक्वी प्रोबेबल है। तो अगर आपके 10 सैंपल्स हैं तो हो सकता है आप 0 से 0.1 की एक बकेट बना दें, 0.1 से 0.2 की एक बकेट बना दें। इस तरीके से सारे सैंपल्स को असाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे कि जो सैंपल्स डिफ़िकल्टी से क्लासीफाई हुए उनकी प्रोबेबिलिटी की बकेट बढ़ा देंगे और जो आसानी से हुए उनको आप छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? तो अब आपकी कुछ बकेट की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अब आप सैम्पलिंग करेंगे और डेटा सैंपल्स को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर रीसैम्पलिंग होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सैंपल्स अब की बार सेकेंड टाइम चूज़ ही ना हो जो बड़े ईजी थे। लेकिन इसको हम बड़े आसानी से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं आडा बूस्ट विद रीसैम्पलिंग। तो हमें पहला काम क्या करना था? हाइपर पैरामीटर हमारा क्या था? हाइपर पैरामीटर था कि हमें मॉडल चूज़ करना था। तो अब की बार हमने क्या मॉडल चूज़ किया? हमने कहा कि हम डिसीजन स्टंप यूज़ करेंगे।
तो लेकिन इसका मतलब है भाई डिसीजन स्टम्प होता क्या है। अब डिसीजन स्टम्प क्या है कि एक सिंपल सा डिसीजन ट्री है लेकिन उसमें एक ही स्प्लिट है, मतलब कि इतना ही मॉडल है आपका बस एक ही बार आप स्प्लिट करेंगे और रुक जाएंगे और कहेंगे अब जो भी इन्फ्रेंसिंग होगी हम उसको रख लेंगे। तो हम डिसीजन स्टम्प इसमें यूज़ करेंगे ताकि हम बड़े आराम से इसे समझ पाएँ। अब हम रीसैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। तो हम मानते हैं कि भाई हमारे पास तो 6 सैंपल थे ट्रेनिंग डेटा के। हमने बहुत ही आसान एक एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ बनाया है जिससे कि आप आसानी से एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अदरवाइज साइकिट लर्न वगैरह हर लाइब्रेरी में ये आपको इम्प्लीमेंटेड मेथड भी मिलेंगे। तो अब देखते हैं, हमारे पास 6 सैंपल्स थे ट्रेनिंग के डेटा सेट, वो ये है। और हर सैंपल के 3 फीचर्स हैं। ये है फीचर 1, F1, F2 और F3, और साथ में हमें उन फीचर्स की आउटपुट क्लास भी है। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हमने बनाई, तो अब आपका प्रिडिक्टेड क्लास या ये है हमारी ओरिजिनल क्लास। तो ओरिजिनल क्लास लेबल क्या है, येस और नो, तो 2 ही है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब T है तो इसका मतलब है ट्रू, मतलब कि ये सैंपल फीचर 1 सेट है, प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। और जहाँ फॉल्स है इसका मतलब वो जो फीचर है उसकी वैल्यू 0 है। तो आप ट्रू फॉल्स को भी ऐसे माने कि ये 1 0 है, येस और नो को भी ऐसे माने, येस है तो 1 है और नो है तो 0 है। तो इस तरीके से हमारा ट्रू फॉल्स है, मतलब कि वो है या नहीं है, इस तरीके से हमने डेटा सेट लिया। तो अब हम कह रहे हैं भाई इनिशियली 6 डेटा सैंपल्स हैं। अब हमने क्या करना था, पहला स्टेप ये था कि हम ये कह रहे हैं कि अब हम इनको वेट असाइन कर रहे हैं। अब वेट असाइन किया, हमने कहा भाई सारी सैंपल्स इक्वी प्रोबेबल हैं, सब इक्वल वेट है इसका मतलब। तो हमने सबको, क्योंकि 6 सैंपल्स थे, 1/6 1/6 सबको सैंपल वेट असाइन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फीचर्स का सिलेक्शन करना है, क्योंकि डिसीजन ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले रूट नोड पे भाई अब हम किस फीचर के अक्रॉस स्प्लिट करेंगे वो तो डिसाइड करना है। और वो हमने कैसे समझा था, हमने कहा था कि हम गिनी स्कोर यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोपी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मानते हैं चलिए हम गिनी स्कोर यूज़ करते हैं। तो हमने गिनी क्राइटेरिया यूज़ करना है और हमने ये डिसाइड करना है कि पहली नोड जो हमारा डिसीजन स्टम्प है उसमें हम फीचर 1, फीचर 2 या फीचर 3 किसके अक्रॉस इसका स्प्लिट बनाएंगे। तो अब हमने गिनी स्कोर का फॉर्मूला लिख दिया। तो हमने कहा कि डिसीजन ट्री का पहले नोड पे हम फीचर के अक्रॉस स्प्लिट कर रहे हैं। तो हमने माना कि अब हम फीचर 1 के अक्रॉस स्प्लिट करेंगे। फीचर 1 की तो 2 ही वैल्यू हैं, ट्रू या फॉल्स है। तो इसका मतलब जब फीचर 1 स्प्लिट होगा तो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से ही स्प्लिट हो सकता है। तो अब जब हमने उसका स्प्लिट देखा तो हमने कहा कि फीचर 1 जब ट्रू है तो एक ट्रेनिंग का डेटा सैंपल्स की क्लास येस है और 2 ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स की क्लास नो है। फीचर 1 जब फॉल्स है तो 2 की क्लास येस है और 1 की क्लास नो है। तो बेसिकली 3 सैंपल्स हमारे जब फीचर 1 ट्रू है उसके लिए हैं और 3 ट्रेनिंग सैंपल्स हमारे जब फीचर 1 फॉल्स है तो उसके लिए है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर आया S1 ग्रीन है तो इसका मतलब क्लास लेबल येस है और ऑरेंज है तो इसका मतलब क्लास लेबल नो है। तो अब हम गिनी स्कोर को कंप्यूट करेंगे। ये हम जो स्प्लिट है वो हमें याद होगा, हम एंट्रोपी से भी कर सकते थे, गिनी स्कोर से भी कर सकते थे, मिस क्लासिफिकेशन एरर से भी कर सकते थे। यहाँ पर हमने गिनी क्राइटेरिया को यूज़ किया। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब हम इसका वो कंप्यूट करेंगे, गिनी स्कोर निकालेंगे, तो वो क्या होगा 1 माइनस, अब यहाँ पर हमें दोनों क्लास की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो क्लास 1 का तो एक सैंपल है आउट ऑफ 3 सैंपल्स, तो 1/3 होल स्क्वायर, और क्लास 2 जो क्लास 0 है, नो क्लास है, उसके हमारे पास 2 सैंपल है, -2/3 होल स्क्वायर। जब हमने ये किया तो हमारा गिनी इंडेक्स इस वाले स्प्लिट के लिए आ गया 0.45। जब हमने दूसरा स्प्लिट देखा, ये वाला स्प्लिट देखा, तो इसके लिए भी आया हमारा, अब हुआ 1 - 2/3 डिवाइडेड होल स्क्वायर -1/3 होल स्क्वायर, और उसको भी निकाला, वो भी 0.45 आया। तो वेटेड एवरेज गिनी इम्प्योरिटी हमारी क्या निकली 0.45 इंटू, अब कितने सैंपल गए स्प्लिट 1 में आउट ऑफ टोटल, 3 गए आउट ऑफ 6 और दूसरे में 3 गए आउट ऑफ 6। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा गिनी इंडेक्स आ गया 0.45। तो ये हमारा आया गिनी इंडेक्स और गिनी इम्प्योरिटी करस्पॉन्डिंग टू फीचर 1।
अब हमें क्या करना है, हमें फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 तीनों के लिए गिनी इम्प्योरिटी निकालनी है और जिसके लिए लोएस्ट होगी, जिस फीचर के लिए लोएस्ट होगी उस फीचर के अक्रॉस हम अपनी नोड को स्प्लिट मारेंगे। तो अब हमने देखा कि हमने पहले का निकाला, दूसरे का फीचर का निकाला, वो हमारा आया 0.25, तीसरे फीचर का निकाला, वो भी आया 0.25। तो अब हमारे दो फीचर्स हैं जिनकी गिनी इम्प्योरिटी बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम किसी भी फीचर को चूज़ कर सकते हैं, फीचर 2 या फीचर 3। तो अगर हमारे मल्टीपल फीचर्स के अक्रॉस गिनी इम्प्योरिटी बराबर आती है तो अब आप उसमें से कोई भी फीचर को चूज़ कर लीजिए। तो हमने क्या किया कि हमने लेकिन तीनों की कैलकुलेट कर रखी है, तो हमने इस फीचर 2 को चूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब फीचर 2 को चूज़ किया तो अब फीचर 2 को जब हम चूज़ कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं जब फीचर 2 ट्रू है तो उस सिनेरियो में हमारी क्लास 1 के, या ये है हमारी क्लास 1 या क्लास येस के हमारे 3 सैम्पल्स हैं और हमारे क्लास 0 या क्लास नो का 1 सैम्पल है। तो यहाँ पर हमारे 4 सैम्पल्स चले गए और यहाँ पर 2 सैम्पल्स चले गए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली तो प्योर नोड है, ये प्योर लीफ हो गई है, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल प्योरिटी है, ये वाली नोड जो है ये प्योर नोड हो गई है क्योंकि इस पे सिर्फ क्लास 0 के सैम्पल्स गए हैं। अगर हम क्लास इस वाले स्प्लिट को देखें तो इसमें एक मिस क्लासिफिकेशन हो रही है, वो है हमारी 6 सैम्पल की। बाकी तीनों सैम्पल्स, फिर मेजॉरिटी जो सैम्पल्स हैं वो क्लास 1 के हैं। तो इसका मतलब हम क्लासिफिकेशन भी कर पा रहे हैं, लेकिन एक सैम्पल हमारा मिस क्लासीफाई हो गया है। तो हमने क्या कहा था कि बूस्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले एक सिंपल क्लासीफायर बनाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा सैंपल है जो मिस क्लासीफाई हुआ और उसको अब हमें अलग तरीके से हैंडल करना है। तो चलिए अब देखते हैं। अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ से और इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस और परफॉर्मेंस ऑफ द डिसीजन स्टम्प। तो क्योंकि हमने मल्टीपल क्लासीफायर बनाने हैं, अभी हमने पहला क्लासीफायर बनाया, तो हम इन जनरल कहेंगे कि अगर मैं kth क्लासीफायर को देखूं तो उसमें मैं अमाउंट ऑफ से हम कैसे डिफाइन करेंगे। अमाउंट ऑफ से होगी इस एक्सप्रेशन से डिफाइन। तो इसमें क्या है, EK क्या है, EK इज द समेशन ऑफ ऑल द सैम्पल वेट्स ऑफ द मिस क्लासीफाइड डेटा सैम्पल्स। तो EK हमारा वो सारे सैम्पल्स जो मिस क्लासीफाई हुए हैं उनका टोटल वेट है, उन सबको हमें ऐड करना है। तो 1 माइनस EK बाय EK। तो अब समझते हैं ये वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो सपोज़ करिए कि हमारा EK हमारा चला गया, अगर EK हमारा 0 हो गया तो ये हो गया log E ऑफ 1 बाय 0। तो एक तरीके से log ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब हमारी एरर 0 की तरफ चली गई, जब एरर यहाँ पर आ गई, log ऑफ इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो इसका मतलब हमारा अमाउंट ऑफ से बहुत ज़्यादा होगा और वो ठीक भी है। तो ये एक तरीके से अमाउंट ऑफ से है या इम्पोर्टेंस है ऑफ द kth क्लासीफायर। अगर मैंने ऐसा क्लासीफायर बनाया जिसने कोई भी एरर नहीं किया तो ऑफ कोर्स उसका से जो है या उसकी इम्पोर्टेंस जो है, जो हम बाद में एक कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव मॉडल बनाएंगे उसमें मैक्सिमम होनी चाहिए, विच इज़ प्रिसाइजली जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम दूसरी तरीके से चलते हैं। सपोज़ करिए कि हमारी जो एरर है वो हमारी मैक्सिमम है। तो अगर हमारे सारे पॉइंट्स मिस क्लासीफाई हो गया, सबका वेट आ गया, तो EK हमारा व्हेन देयर इज़ कंप्लीट मिस क्लासिफिकेशन, तो EK हमारा 1 हो गया। अब जब हमारा EK 1 हो गया तो अब क्या होगा, EK 1 हो गया तो ये हो गया 0 बाई 1, तो log E ऑफ 0 हो गया। log E ऑफ 0 क्या होगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो देखिए जब आपकी एरर यहाँ पर आ गई तो आपकी इम्पोर्टेंस नेगेटिव हो गई। भाई ये तो किसी भी सैम्पल को क्लासीफायर ठीक से क्लासीफाई ही नहीं कर रहा, तो उसकी अमाउंट ऑफ से या उसकी इम्पोर्टेंस भी कम हो जानी चाहिए। तो अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा अमाउंट ऑफ से है वो हमारा वेरी कर रहा है एक तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एरर जो है, क्योंकि ये हम वेट्स ले रहे हैं सारे ट्रेनिंग सैम्पल्स का जो कि मिस क्लासीफाई हुए हैं, तो ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगी आपकी 1 को, तो ये 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो जब ये 0 से 1 के बीच में रहती है तो हम अमाउंट ऑफ से हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अगर मिस क्लासिफिकेशन एरर कम होगी और अगर हमारी मिस क्लासिफिकेशन एरर ज़्यादा है तो ये हमारा अमाउंट ऑफ से या इम्पोर्टेंस क्लासीफायर की
कम हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा सैंपल, हमने अपनी प्रॉब्लम देखी, हमारे 6 सैंपल थे, 6 में से हमारा एक सैंपल एरर में गया जब हमने फीचर 2 के क्रॉस स्प्लिट बनाया। तो अब हमारा उस सैंपल का वेट क्या था 1/6। तो अब हमने कंप्यूट किया अल्फ़ा 1 1/2, ये है नेचुरल लॉग, तो ये हो गया 5/6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया ln ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये वैल्यू आ गई हमारी 0.80। तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 जो पहला क्लासीफायर बना भाई उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और एक सैंपल S6 हमारा एरर में गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें वेट्स अपडेट करने हैं। तो अब हमने वेट्स कैसे अपडेट किए, हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट क्लासीफायर होगा उसके वेट्स इस तरीके से अपडेट होंगे। तो अगर तो हमारा सैंपल, क्योंकि हमारा सैंपल 6 मिस क्लासीफाई हुआ था तो उसका वेट हमें बढ़ाना है, उसका वेट बढ़ाना है तो हम लेंगे W1 मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू द पावर प्लस अल्फ़ा 1। तो हमने कर दिया 1/6 इंटू ई रेज़ टू द पावर 0.80। तो इसका वेट पहले तो था 1/6 वो 0.167 और अब हमारा वेट बढ़ गया है 0.372। और अब हम जो सैंपल्स हमारे करेक्टली क्लासीफाई हुए थे उनका वेट अब हम घटा देंगे और ये हम कर रहे हैं नेक्स्ट सिंपल क्लासीफायर के लिए, नेक्स्ट लर्नर के लिए, नेक्स्ट वीक लर्नर के लिए। तो वो हमने कैसे किया, हमने कहा कि उनके वेट्स क्या होंगे, W1 जो प्रीवियस आइटरेशन में थे इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1। तो क्योंकि हमारा अल्फ़ा 1 हमारा ये जो हमारा अमाउंट ऑफ से है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है तो हम इसे देख भी पाएंगे तो ये कायदे से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब ये हमने निकाला तो ये हमारा देखिए वेट पहले 0.167 था और अब रिड्यूस होकर 0.075 आया। तो हम यहाँ इन ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा अमाउंट ऑफ से बढ़ता है, अगर तो हमारी मिसक्लासिफिकेशन हुई है तो हम पाएंगे कि हमारा वेट बढ़ जाएगा जैसे जैसे हमारा ये अल्फ़ा बढ़ रहा है और हमारा वेट कम हो जाएगा, जो ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1 है वो कम हो जाएगा अगर हमारी अमाउंट ऑफ से बढ़ रही है और ये हमारा करेक्टली क्लासीफाई हुआ था। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमने अपडेटेड वेट्स देख लिए, अब हमने वो अपडेटेड वेट्स भी लिख दिए हर सैंपल के साथ। तो बाकी सारे सैंपल जो करेक्टली क्लासीफाई हुए थे उनका वेट कम हो गया, इसका वेट बढ़ गया और टोटल जब हम सम करेंगे तो पहले सम वेट हमारा 1 था, अब हमारा सम वेट टोटल 1 नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इन वेट्स को हमें नॉर्मलाइज करना होगा। तो हमने सारे वेट्स को नॉर्मलाइज कर दिया विद द टोटल सम, ताकि जब हम इसका सम करें तो सम हो जाए हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1। ये भी हमने कर दिया, नॉर्मलाइज भी कर दिए वेट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रीसैम्पलिंग का मेथड है तो अब हमें बकेट बनानी है, प्रोबेबिलिटी लाइक बकेट बनाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हम ट्रेनिंग सैंपल्स को उठाएंगे विद रिप्लेसमेंट। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो ये एक तरीके से क्राइटेरिया क्या है, हम कहते हैं रोलेट व्हील सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया है। तो पहले देखते हैं कि भाई हमारी बकेट क्या बनी। पहला सैंपल की हमारी प्रोबेबिलिटी आई अप्रॉक्सीमेटली 0.1, तो हमने बकेट बना दी 0 to 0.099। दूसरी बकेट बनाई वो भी 0.1 वेट की है, तीसरी बकेट बनाई वो भी 0.1 की है विड्थ उसकी, चौथी, पाँचवीं और छठी जो थी वो हमारा रॉन्ग था सैंपल, तो उसकी बकेट लार्जेस्ट थी क्योंकि वो रफली अराउंड 0.5 था, तो उसकी हमारी बकेट 0.5 की बन गई। अब हम पहले रोलेट व्हील सिलेक्शन मेथड को देखते हैं वो क्या है। इसको हम कहते हैं फिटनेस प्रोपोर्शनल सिलेक्शन या स्टोकेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग। तो ये हमारे 6 सैंपल्स हैं, हमने 6 बकेट बनाई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये सारी बकेट 0.1 की उसकी हैं और ये वाली बकेट जो लास्ट है ये हमारी 0.5 विड्थ की है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे बिटवीन 0 and 1। कैसे, इस रोलेट व्हील को हिलाएंगे, घुमाएंगे, जहाँ पर भी आ गया सेलेक्ट द सैंपल हुज बकेट करस्पॉन्ड्स टू द जनरेटेड नंबर। तो जो हम 0 to 1 और इस सैंपल को हम रिपीट करते जाएंगे तो वी जनरेट अ रैंडम नंबर। तो अब क्या कर रहे हैं,
ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से इसी व्हील की तरह है कि आप इसको रोटेट करते हैं, जहाँ पर भी रुक जाता है वो नंबर उठा लेते हैं। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 0 और 1 के बीच में, और अगर वो 0 to अगर सपोज़ करिए हमारा रैंडम नंबर आया 0.05, तो हम क्या करेंगे, हम अब 0.05 आया तो 0.05 यहाँ बिलोंग करता है, तो हम सैम्पल 1 को उठा लेंगे। अब हमने दोबारा सैंपल किया, सपोज़ करिए इस बार आ गया हमारा 0.6, तो हम S6 को उठा लेंगे। अब दोबारा हिलाया, फिर दोबारा आ गया 0.78, तो हम फिर दोबारा S6 को उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम बार बार सैंपल उठाएंगे। कितनी बार उठाएंगे? टोटल 6 ट्रेनिंग सैंपल्स थे, हम 6 बार इस प्रोसेस को करेंगे। तो एक तरीके से हमारा बूस्टेड सैंपल बनेगा। कुछ सैंपल्स रिपीट करेंगे और कुछ नहीं रिपीट करेंगे, लेकिन कौन से के रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? जिसकी बकेट सबसे बड़ी है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने यही प्रोसेस किया, पहली बार हमने सैंपल 6 उठाया, दूसरी बार हमारा सैंपल 6 आ गया, फिर दोबारा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार हमने कहा 3, 1, 4, 5। तो आप देख सकते हैं सैंपल 2 तो सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सैंपल 6 2 बार सेलेक्ट हुआ और बाकी एक एक बार सेलेक्ट हुए। तो ये हमारी, और जब हमने हिलाए थे तो ये हमारे रैंडम नंबर जनरेट हुए थे। तो ऑफ कोर्स ये वाला हमारा सैंपल 6 को करस्पॉन्ड करता है, सैंपल 3, सैंपल 1, सैंपल 4, सैंपल 5। तो इस तरीके से हमारे ये सैंपल सेलेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्लासीफायर के लिए ये हमारा सैंपल ट्रेनिंग डेटा सेट है, जिसको देखते हुए अब हम अपना क्लासीफायर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि अब हम ये सैंपल उठा चुके हैं, तो इन सैंपल्स को फिर हम इक्वल वेट असाइन कर देंगे। लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ, सैंपल 6 2 बार उठ गया, तो एक तरीके से अगर मैं उसे एक ही सैंपल मानूं तो उसका वेट हो गया 2/6। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल सेपरेटली उनको लिखेंगे, हर बार हम उठा रहे हैं। तो बेसिकली रीसैम्पलिंग है, लेकिन हमने जो डिफ़िकल्ट सैंपल था उसको मल्टीपल टाइम्स उठा लिया है। तो अब हम क्लासीफायर को कह रहे हैं भाई इसको ज़्यादा अटेंशन दो, एटलीस्ट ये तो एरर में नहीं जाना चाहिए। तो अब देखते हैं, हमने फिर उसी ऑर्डर में ये सैंपल 6, सैंपल 6, सैंपल 3, 1, 4, 5 इस तरीके से हमारे अरेंज्ड है और सबको इक्वल वेट हमने दे दिया। अब हम फिर वही प्रोसेस करेंगे कि हम अपना इन सब सैंपल्स को देखेंगे। अब एक अब हम दोबारा एक डिसीजन स्टम्प बनाएंगे, देखेंगे कौन से फीचर के ऊपर स्प्लिट मारें, गिनी इम्प्योरिटी निकालेंगे, उससे फीचर डिसाइड करेंगे, फिर स्प्लिट मारेंगे, फिर देखेंगे किस पे एरर मिनिमम आई, और फिर हम उसका सेकंड क्लासीफायर का अमाउंट ऑफ से या इम्पोर्टेंस निकालेंगे, अल्फ़ा 2 निकालेंगे। और इस प्रोसेस को हम करेंगे थोड़ी सी बार, तो हो सकता है हमने 3 बार किया या 4 बार किया। तो हर एक बार हमारा एक अल्फ़ा 1, तो ये हमारा एक क्लासीफायर आ गया है और उनसे हमारी प्रेडिक्शन आ रही हैं, और हर बार हमारा एक अल्फ़ा आया, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, ये है अल्फ़ा m। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने सबने जो डिसीजन दिए उनको हम इन्हीं वेट्स के साथ हम उनका एक अपना वेटेड बना देंगे। और यहाँ पर अगर हमने कहा कि हमने पॉजिटिव क्लास को पॉजिटिव साइन मान लिया और नेगेटिव क्लास को 0 या नेगेटिव साइन मान लिया या +1 या -1 से डिनोट किया, तो फिर हम इसका साइन उठा लेंगे, सम करने के बाद साइन उठा लेंगे। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल लर्नर्स को कंबाइन किया। लेकिन ये सारे क्या थे, डिसीजन स्टम्प थे, सिंपल लर्नर्स थे, लेकिन बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड लर्नर बन के हो गए। तो अब हमने ये करना है, तो इस तरीके से हम इसको ADA बूस्ट बाय रीसैम्पलिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें आइडिया क्या है, टू मॉडिफाई द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ड्राइंग द सैम्पल एज अ फंक्शन ऑफ एरर। तो जितनी हमारी एरर जिनकी ज़्यादा है, वो एक तरीके से ज़्यादा बार नेक्स्ट टाइम वो सैम्पल ज़्यादा बार सैम्पल होगा, इसका मतलब उस पर फोकस अब हमारा क्लासीफायर का ज़्यादा होगा। और क्लासिफिकेशन क्या कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्टली क्लासिफाइड सैंपल, उसको हम नेक्स्ट आइट्रेशन में डिक्रीज करेंगे, इनकरेक्टली को इंक्रीज करेंगे, या वेट को हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे, और उसके आधार पे हम इसको करेंगे। और एंड में हम उनको इकट्ठा करके एक एनसेम्बलिंग टाइप करेंगे। लेकिन एनसेम्बलिंग भी किस तरीके से करेंगे, जिन क्लासीफायर्स ने कम एरर दी थी उनका से ज़्यादा होगा, इसलिए उनका वेट भी ज़्यादा होगा जब आप एक एनसेम्बल बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैविएट क्या है, बेस और वीक लर्नर्स मस्ट बी सिंपल इनफ, अदरवाइज क्या होगा, आपके डेटा पे ओवरफिटिंग हो जाएगी।
अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आडा बूस्ट विद रीवेटिंग। तो अब देखिए, फिर अब की बार हमारे पास 2 फीचर्स हैं और हमारे पास 10 सैम्पल्स हैं टोटल, और हमने कहा कि क्लास 1 और क्लास -1, क्लास 1 या क्लास 0 या क्लास -1, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। अब की बार हमने फीचर्स को ट्रू या फॉल्स ना लेके कुछ नंबर ले लिए हैं, रियल नंबर्स है। अब देखिए, ये मेरा फीचर 1 है, ये फीचर 2 है, इसके अक्रॉस हमने ये सारे सैम्पल्स को अपने प्लॉट कर दिया। तो माइनस को हमने इस तरीके से डिनोट किया, ये एक क्लास है, और प्लस को हमने प्लस से डिनोट किया, ये हमारी दूसरी क्लास है। ये हमारा ओवरले आ गया, सारे डेटा सैंपल्स लग गए। अब हम करेंगे वेट असाइनमेंट। तो इनिशियली सारे वेट्स बराबर हैं, तो हमने सब सैंपल्स को इक्वल वेट दे दिया, तो ये एक और हमने कॉलम क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिसाइड करना है हम किस फीचर के अक्रॉस उसका स्प्लिट मारें। अब हम दोबारा वही करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई हम डिसीजन स्टम्प ही यूज़ करेंगे, एक ही फीचर के अक्रॉस एक क्लासीफायर में हमने स्प्लिट मारना है। तो हमने शुरू किया प्रोसेस, वही आप फीचर 1 फीचर 2 ले सकते हैं, गिनी इंडेक्स इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं, और या आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमारा पहला स्प्लिट जो बना वो फीचर 2 के अक्रॉस बना, और हमने कहा फीचर 2 लेस देन 3, तो हमने कह दिया ये क्लास 1 है, फीचर 2 मोर देन 3, तो हमने कह दिया ये क्लास हमारी -1 है। तो जब हमने इस तरीके से किया तो देखिए ये हमारा फीचर 2 है, तो जहाँ जहाँ फीचर 2 लेस देन 3 था तो वो ये था, ये था, ये और दिस ये हमारे सैंपल्स थे। तो इन सब पे हमारा क्या हुआ, हमारे लेबल आ गए +1, लेकिन हम देख सकते हैं कि 3 लेबल हमारे मिसमैच हो गए ओरिजिनल लेबल से। तो इसका ना 3 सैंपल्स हमारे एरर में चले गए, और वो कौन से 3 सैंपल्स हैं वो हमने यहाँ पर ब्लू में सर्कल कर रखे हैं। तो ये 3 सैंपल्स हमारे एरर में चले गए। अब हमें क्या करना है, हमें इन सैंपल्स की जो एरर में गए नेक्स्ट क्लासीफायर जब हम बनाएंगे, इन सैंपल्स को हमें ज़्यादा वेट देनी है, यही हमने समझा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम अमाउंट ऑफ से दोबारा निकालेंगे क्लासीफायर की, वो फिर इस तरीके से आएगी। 3 सैंपल्स एरर में थे, लेकिन तीनों का वेट क्या था, 1/10, 1/10, 1/10, सबको सम करेंगे। सो 1 - 3/10 डिवाइडेड बाई 3/10, ये हमने निकाला तो 0.424 आ गई हमारी अमाउंट ऑफ से। अब क्या करना है, जिन सैंपल्स की एरर ज़्यादा, जो सैंपल्स मिस क्लासीफाई हुए, हमें उनका वेट बढ़ा देना है, और जो करेक्टली क्लासीफाई हुए उनका वेट घटा देना है। तो वेट बढ़ा कैसे रहे हैं, e⁻α1 से मल्टीप्लाई करके, घटा कैसे रहे हैं, e⁻−α1 से मल्टीप्लाई करके। तो अब जो मिस क्लासीफाई हुए उनका वेट तो बढ़ गया 0.1 से 0.1528, और जो करेक्टली क्लासीफाई हुए उनका वेट घट गया 0.1 से 0.0654। अब हम आगे चले, अब हमने सैंपल वेट्स लिख दिए। अब फिर उसके बाद वही करना है, सबका टोटल सम करेंगे, और टोटल सम करके नॉर्मलाइज करेंगे, ताकि हमारा टोटल सम ऑफ वेट्स जो है वो 1 हो। यहाँ पर वेट फिर दोबारा हमारा 1 नहीं है, 0.9162 है। तो अब हम इनको वेट्स को नॉर्मलाइज करेंगे। हमने वेट्स नॉर्मलाइज कर दिए, तो इस तरीके से हमारे वेट्स आ गए। आप देख सकते हैं कि 3 वेट्स हैं जो ज़्यादा हैं और बाकी के काफ़ी कम हो गए। इसका ना नेक्स्ट क्लासीफायर को इनको ज़्यादा फोकस करना है। तो अब हमने क्या किया, अब हम आगे बढ़े। अब हमने कहा भाई रिपीट करेंगे वही स्टेप 2 to 4 फॉर द न्यू डेटा, कि हम फिर गिनी इम्प्योरिटी निकालेंगे बट वेट्स को देखते हुए, और फिर अब हम दोबारा देखेंगे कि हमारे कौन से सैंपल्स को कौन से एरर जा रही हैं, फिर हम अल्फ़ा के निकालेंगे और फिर वही करेंगे। तो अब की बार जब हमने किया, तो अब की बार कहते हैं, सपोज़ करिए कि स्प्लिट हमारा F1 के फीचर 1 के क्रॉस बना, और वो क्या था कि F1 ग्रेटर दैन 1 तो क्लास 1 है, अदरवाइज क्लास -1 है। तो अब की बार हमारे ये 3 सैंपल्स जो हैं, ये 3 सैंपल्स हमारे एरर में चले गए, ये मिस क्लासीफाई हुए, जो हमने यहाँ पर ब्लू से डिनोट कर रखे हैं। तो अब जब ये वाले मिस क्लासीफाई हुए, तो अब हमें इनको वेटेज ज़्यादा देनी है। तो अब हमने फिर किया, अब की बार लेकिन इनका वेट क्या था, 0.0714, तो हमने 0.074। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस बार हम देख पा रहे हैं कि जिन सैंपल्स की हमारी एरर कम थी, जिनका वेट कम था, वो एक्चुअली अब वो एरर में गए हैं, जिनके वेट ज़्यादा हो गए थे वो सारे करेक्टली क्लासीफाई हो गए हैं इस बार। तो अब हमने फिर वो निकाला, फिर अल्फ़ा 2 निकाला।
अल्फ़ा 2 अब की बार 0.649 आया, फिर वही हम करेंगे कि जो मिसक्लासीफाई हुए हैं उनका वेट बढ़ा देंगे, जो करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं उनका वेट घटा देंगे। हमने फिर ये किया, अब की बार हमारे न्यू वेट्स ये आ गए, सम किया, वो वैल्यू लेस देन 1 है तो नॉर्मलाइज़ करेंगे। अब हमने नॉर्मलाइज़ किए वेट्स, ये हमारे नॉर्मलाइज्ड वेट्स आ गए, तो जो हमारे इनकरेक्टली क्लासीफाई हुए उनके वेट्स बढ़ गए हैं, बाकी के घट गए हैं। जो दोनों बार करेक्टली क्लासीफाई हुए उनके तो वेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। जो पिछली बार इनकरेक्टली क्लासीफाई हुए थे उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, और जो इस बार पूरी तरह से मिसक्लासीफाई हुए हैं उनका वेट सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से वेट चेंज होते जा रहे हैं। अब फिर हम स्प्लिट मारेंगे। अब की बार सपोज़ करिए कि हमारा स्प्लिट डिसीजन ये आया दैट F1 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो क्लास 1 है। अब की बार फिर 3 सैम्पल्स एरर में चले गए, लेकिन वो 3 अब वो हैं जिनके वेट सबसे ही ज़्यादा कम थे, तो अब की बार ये वाले 3 एरर में चले गए। तो इस तरीके से ये तीसरी डिसीजन बाउंड्री आ गई। अब क्या करेंगे? अब हमने कहा भाई हम यहाँ पर रुकते हैं, इसका भी अमाउंट ऑफ से निकाल लेते हैं और फिर इसी तरीके से हम कंबाइन कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या बना। तो हमारा पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, सबके अमाउंट ऑफ से अलग अलग थे। अब हम उन सारे अमाउंट्स ऑफ से को भी ऐड कर देंगे, सबको भी उनके सम से डिवाइड कर देंगे। तो पहला क्या था? पहला हमारा आया था, अगर हम पीछे जाके देखें तो पहला हमारा आया था 0.424, दूसरा हमारा आया 0.649 और तीसरा हमारा आया 0.928। तीनों का सम करेंगे और फिर अपने अल्फाज को भी नॉर्मलाइज कर देंगे, 0.21 इंटू दिस, 0.33, 0.46, और ये हमारा एक स्पेस बन गया और इस तरीके से ये कंबाइंड मॉडल होगा। तो अब जो भी सैंपल आएगा वो हम इससे भी डिसीजन लेंगे और जो डिसीजन आएगा 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.33 से दूसरे को, 0.46 से तीसरे को, और इस तरीके से जो भी अब रिज़ल्ट आएगा उससे हम कॉल लेंगे कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो अब हम देखते हैं बूस्टिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है। एडवांटेजेस हैं, कैन हेल्प रिड्यूस द वेरिएंस एज वेल एज बायस ऑफ ML मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से ML में कहते आए हैं बायस और वेरिएंस की प्रॉब्लम ही है जो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। आउटलायर्स और नॉइज़ के लिए ये रोबस्ट है, बहुत सारे फीचर्स को हैंडल कर सकता है और मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल कर लेता है। लिमिटेशंस क्या है कि इसको ज़्यादा ट्रेनिंग सैम्पल्स रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स। अगर नहीं होंगे इनफ तो शायद अच्छे से लर्नर नहीं बन रहे होंगे। चॉइस ऑफ हाइपर पैरामीटर के लिए सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन अगर बहुत लार्ज डेटा सेट हो तो भी ये स्लो हो जाएगा और कई बार डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट भी हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है? फेस डिटेक्शन में लोगों ने इफ़ेक्टिवली इसको यूज़ किया है। आप ये वाला रेफरेंस देख सकते हैं और इसको पढ़ के देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। समरी में इस मॉड्यूल में हमने बूस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने आडा बूस्ट को पढ़ा और आडा बूस्ट को विद रीसैम्पलिंग और विद रीवेटिंग कैसे किया जाता है एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बूस्टिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चाहे आप पाइथन की लाइब्रेरी खुद यूज़ करते हैं, लेकिन आप खुद भी एक छोटा सा मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।